स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करूंगा देश की शिक्षा व्यवस्था पर। मुद्दा ये है कि क्लास 12 तक हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, लेकिन सोचने की बात ये है कि कितना पढ़ाई ऐसा है जो हमारे रियल लाइफ में काम आ रहा है। ये कभी सोचा है आपने? बेबी क्लास से लेकर क्लास 12 तक हम लोग किताबों का ढेर लगा देते हैं, ढेर। मतलब इतना सारा बुक्स की सारे बुक्स को लेकर एक साथ रखा जाए तो एक बड़ा सा हाइट खड़ा हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस ढेरों की किताबों में कितना पढ़ाई ऐसा है जो आप अपने रियल लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हो। ये कभी सोचा है आपने? सोचिए इस पे। हे कम ऑन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सोचिए कितना पढ़ाई ऐसा है जो आज अपने रियल लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हो। कितना? हाँ, 5%, 10%? चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में आप लोग किताबों में क्या क्या पढ़ते हैं? AC, DC, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ पढ़ते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, बेबी क्लास से लेके क्लास 12 तक के इस 13-14 साल के हार्ड वर्क के बाद आप मुझे बताइए, क्या इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद, इतना हार्ड वर्क करने के बाद क्या आप अपने घर का वायरिंग कर सकते हैं? हे कम ऑन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने घर का शॉर्ट सर्किट रिपेयर कर सकते हो? क्या आंसर आ रहा है? हाँ, नो, नो, यस। बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई करके जो हमारे रियल लाइफ में काम ना आए? आग ला के राख कर देना चाहिए ऐसे घटिया एजुकेशन सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम लोग HCl, H2SO4, बारूद, मिसाइल, बहुत कुछ बनाने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ किताबी दुनिया में। रियलिटी में क्या है बताइए? रियलिटी में आपके शर्ट पे या दीवार पे एक मामूली सा दाग भी लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाएगा ये तक पता नहीं बहुत से लोगों को। चलिए तो अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बढ़ते जमाने के साथ इंसान की उम्र कम होती जा रही है। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बढ़ते जमाने के साथ इंसान की उम्र कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? क्योंकि देखिए, बायोलॉजी तो हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन 90% से भी ज्यादा पढ़ा हुआ हमारा किताब में ही है। रियल लाइफ में हम लोग शायद 10% ही यूज में ला रहे होंगे। देखिए, पूरी बायोलॉजी की बात को छोड़िए, मैं सिर्फ डाइट की बात करता हूँ। बायोलॉजी का सिर्फ एक मामूली सा टॉपिक, आप डाइट को ही ले लीजिए। देखिए, हम दैनिक जीवन में ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मतलब आप खाना के साथ तुरंत बाद लोग ठंडा पानी पी ले रहे हैं। आप देखिए, डोमिनोज में लोग पिज्जा खाने के बाद तुरंत में ही कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं। आपको पता भी है, आप साक्षात यमराज को न्योता दे रहे हैं। किताबी दुनिया को हम लोग अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। किताबी एक अलग दुनिया हो गई और हमारा रियल दुनिया एक अलग दुनिया हो गया। चलिए तो अब पोल खोलता हो मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। कहाँ काम आ रहा है ये सब? ये सब सिर्फ किताबों में ही रह गया। देखिए, आपको ट्रैप किया जा रहा है। ऐसा था नहीं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, ऐसा बनाया गया है। चलिए चलते हैं 827 साल पहले, 1192 AD की बात है। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है इस चीज को। दिल्ली के महान राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 16 बार युद्ध में मोहम्मद गौरी को धूल चटाया। लेकिन 17वें युद्ध में मोहम्मद गौरी ने महाराज जयचंद के साथ मिलकर के छल के साथ पृथ्वीराज चौहान को हरा डाला। और उन्हें पता था कि उन्होंने किस शेर को हराया है, किस शेर को पकड़ के लेके जा रहा है। तो उसने उनके दोनों आंखों को फोड़ दिया और पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ करके उसे अपने देश गौर, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, ले गया। और वहां पे उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन लगाया। शक्ति प्रदर्शन में मोहम्मद गौरी इस बात को दिखाना चाह रहा था कि देखो, मैं भारत के सबसे शूरवीर राजा को पकड़ के लाया हूँ। मैं इतने बड़े राजा को पकड़ के लाया हूँ कि इनका दोनों आंख फोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी ये अपना निशाना एकदम सटीक लगाते हैं, अचूक लगाते हैं। चलाओ ये तो कमाल का तमाशा हो। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। वहां पे चंद्रवरदाई भी थे। चंद्रवरदाई ने हाइट कैलकुलेट कर लिया कि मोहम्मद गौरी किस हाइट पे बैठे हैं, और उन्होंने हाइट कैलकुलेट करके बोला, अब अपना ध्यान मेरी ओर करो चौहान। 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। देखिए क्या मैथमेटिक्स था हमारा। चंद्रवरदाई ने तो सिर्फ देख करके ही हाइट कैलकुलेट कर लिया। और दाद देनी पड़ेगी पृथ्वीराज चौहान की, जिनकी दोनों आंखें फुटी होने के बावजूद भी
उन्होंने एंगल कैलकुलेट कर लिया और क्या सटीक निशाना लगाया उन्होंने। चलाओ ठीक, चलाओ ठीक। क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन हुआ करता था हमारे देश का, और आज बेचारे स्टूडेंट्स मोटे मोटे मैथमेटिक्स की बुक बना रहे हैं, उनकी हाइट एंड डिस्टेंस किताबों में ही रह गई। ये तो देखा आपने कि पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रैक्टिकल थी। वर्तमान से बहुत अच्छा हमारा पहले का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। लेकिन इन सब के पीछे किसका हाथ है? किसने बर्बाद किया है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को? देखिए, इस देश को बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का है। लॉर्ड मैकेले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक चिट्ठी लिखा था। आप खुद देखिए क्या लिखा था इस चिट्ठी में। मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक आदर्श व इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों वाले देश को हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इस देश के रीढ़ की हड्डी अर्थात भारतीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। और इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छे से घर कर जाएगी कि जो भी है वो विदेशी है, वह उनके देशी से श्रेष्ठ है, महान है, तब ये हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा, अपने संस्कार, स्वदेश प्रेम व स्वाभिमान को खो देंगे। इनका मनोबल टूट जाएगा। तब हम वास्तव में अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। तब सही मायने में भारत देश हमारा गुलाम बन जाएगा। देखिए कितने स्मार्ट थे अंग्रेज। उन्हें पता था किसी भी देश को यदि बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया जाए। उसने इस चिट्ठी के माध्यम से बता दिया ये चीज कि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस कदर बर्बाद करूंगा, यहाँ के लोग पढ़ेंगे नौकर बनने के लिए। आज मेरे स्टूडेंट्स एम्स में, IIT में, रेलवेज में, बैंक में, देश के कोने कोने के हर क्षेत्र में है हमारे स्टूडेंट। आज मैंने न जाने कितने सारे सेमिनार लिया, बहुत जगह जाता हूँ, बच्चों से मिलने का मौका मिलता है। मैं पूछता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जॉब करना चाहते हैं, तो 99.99% बच्चे हाथ उठा देते हैं कि हाँ जॉब करना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नया करने की बात करते हैं, जो क्रिएटिव है, जो इनोवेटिव है, जो कुछ नई आइडियाज की बात करते हैं? बहुत कम, 1000 में से सिर्फ एक। ज्यादातर लोग हाँ भाई बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, एक छोकरी मिल जाए, और क्या चाहिए, नौकर बनाने की मानसिकता दी गई है। देखिए आप दूसरी तरफ चाइना को देखिए, जापान को देखिए, कितना इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का, कितने क्रिएटिव है बच्चे वहाँ के। कोई चाइनीज मोबाइल बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के मशीन बना रहा है। हर बच्चा, हर घर अपने आप में एक फैक्ट्री है। उनका इतना माल मैन्युफैक्चर हो रहा है कि उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ जा रहा है, जिनसे उनके देश का इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। और हमारे इंजीनियर्स बेरोजगार पड़े हुए हैं। देखिए समस्या पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन तो भारत से भी ज्यादा चाइना का है। चाइना ने अपने पॉपुलेशन को अपना ताकत बनाया। कैसे? हे कम ऑन, कैसे? ध्यान दीजिएगा कैसे। उन्होंने अपने एजुकेशन को इफेक्टिव बनाया, जिनसे उनका पॉपुलेशन ताकत बना और हमारा पॉपुलेशन हम पे बोझ बन गया। पता है क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम रद्दी है, घटिया है, कोई काम की नहीं है। ऐसा डाल दिया गया है हमारे एजुकेशन में कि लोग अपने ही देश की संस्कृति, अपने ही देश की सभ्यता से नफरत करेंगे और फॉलो करेंगे वेस्टर्न कल्चर को। आप देखिए कोई बच्चा अगर किसी को पैर छू के प्रणाम करता है तो वो जाहिल हो गया, गंवार हो गया, अनपढ़ हो गया। और कोई बच्चा किसी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोलता है तो वो ज्यादा टैलेंटेड हो गया, स्मार्ट हो गया। अरे वाह! देखिए ये सब बहुत बड़ा ट्रैप है जो हमारे एजुकेशन में आज भी चल रहा है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कोई मूवी देखते हैं? 5 साल 10 साल पहले देखा हुआ मूवी अगर आप किसी अपने दोस्त को बैठ के बताना चालू कीजिएगा तो 5 साल 10 साल पहले देखा हुआ मूवी भी आपको पता चलेगा कि अभी भी याद है। 90% से ज्यादा सीन अभी भी याद है। लेकिन दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम का पढ़ा हुआ क्या हुआ? हाँ, भूल गए? आते हैं बच्चे पूछने के लिए, अरे यार ये तो बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, भूल गए अब तो। ऐसा क्यों? जब 10 साल पहले का मूवी नहीं भूले तो कुछ साल पहले का बोर्ड एग्जाम पढ़ा हुआ क्यों भूल गए? कभी सोचा है आपने? मैं बताता हूँ, क्योंकि मूवी में एक्शन होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी है, इमोशंस है, एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है, क्लाइमेक्स है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में बस वही बोरिंग टेक्स्ट, रटा रटाया घटिया पढ़ाई, कभी ना जिंदगी में काम आने वाला घटिया पढ़ाई। टीचर्स को रटा रटाया नहीं पढ़ाना चाहिए। टॉपिक को पहले खुद डेप्थ तक क्लियर करके स्टूडेंट्स को फीलिंग के साथ पढ़ाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उन्हें आप जो भी पढ़ाते हैं
उससे भी ज्यादा फोकस कीजिए कि वो उस पढ़ाई को अपने रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करे, कहाँ कनेक्ट करे, वरना ये सर्टिफिकेट एक दिन उन्हीं के साथ दफन हो जाएगा। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने का संकल्प लिया। मेरी संस्था बुलसाई का ये प्रयास है, हम बच्चों को जो भी पढ़ाए वो प्रैक्टिकल हो, उनके रियल लाइफ में काम आए वो चीज। बच्चे झेले नहीं, एंजॉय करें पढ़ाई को। एक्सपेरिमेंट के तौर पे बिहार के एक छोटे से जिला सीतामढ़ी में सिर्फ एक सब्जेक्ट कंप्यूटर में हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया प्रैक्टिकल एजुकेशन दे करके, और इसका परिणाम क्या हुआ ये आप खुद देखिए। आई बटन पे क्लिक करके देखिए, हर सदी की अलग अलग समस्याएं होती है। आचार्य चाणक्य के समय देश की सबसे बड़ी समस्या थी अलेक्जेंडर, महात्मा गांधी के समय देश की सबसे बड़ी समस्या थी आजादी, और आज देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी ही वो वजह है, लोगों के पास नाम नहीं है, पैसा नहीं है तो होगा ही चोरी, रेप, क्राइम, करप्शन। ये मीडिया वाला दिखाते हैं न्यूज चैनल पे, गरीबी वरीबी। सबको अगर सॉल्व करना है तो सिर्फ बेरोजगारी पे फोकस कीजिए, सिर्फ बेरोजगारी पे फोकस कीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा। आपने तो सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। अब लोगों के पास कोई काम नहीं करने के लिए तो कुछ न कुछ तो चाहिए उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो क्या करेंगे? तो वो करते हैं बैठ के जातिवाद, जाति धर्म के नाम पे लड़ाई। ये तो देखा आपने कि सारे समस्याओं की जड़ है बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी की मूल कारण है अच्छी शिक्षा न प्राप्त कर पाना। आज अच्छी शिक्षा प्राप्त न करने की वजह से, रियल लाइफ में काम में आने वाले पढ़ाई न मिल पाने से आज हमारे देश के मेधावी छात्र पढ़े लिखे मूर्ख बन के रह गए हैं। आप ही बताइए, कोई कंपनी क्यों रखेगी किताबी नॉलेज वाले लोगों को, और खुद का कंपनी चल नहीं सकता क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, तो अपना कंपनी तो वैसे भी नहीं खुलेगा। यहाँ से शुरू होती है बेरोजगारी, और मैंने 1 मिनट पहले बताया आपको, देश की सारी समस्याओं का कारण है बेरोजगारी। इन सारी समस्याओं को ठीक करने का एक ही उपाय है, पूरी देश को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। सवाल सिर्फ मेरा आपका नहीं, पूरे देश का है। आने वाले कई पीढ़ियों को झेलना पड़ सकता है ये सब, आपके छोटे भाई बहन, आपके बच्चों को भी झेलना पड़ सकता है ये सब। तो आइए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप भी इस क्रांति का हिस्सा बने, ताकि फिर वो एक दिन आए कि विदेशों से लोग भारत पढ़ने आए, जैसे कि पहले नालंदा विश्वविद्यालय में आया करते थे, और फिर से भारत वापस से सोने की चिड़िया बन सके। जाते जाते एक सवाल, आपने हर फील्ड में तेजी से अपग्रेडेशन देखा है। 10 साल पहले के मोबाइल, अभी के मोबाइल, 10 साल पहले के लैपटॉप, अभी के लैपटॉप, 10 साल पहले के घर, अभी के घर, 10 साल पहले की कार, अभी की कार, 10 साल पहले की टीवी, अभी की टीवी। जब सब कुछ इतनी तीव्रता से अपडेट हो रहा है तो ये स्कूलिंग अपडेट क्यों नहीं हो रहा? आपके पेरेंट्स जैसे स्कूलों में पढ़ा करते थे, संभव है कि आप भी वैसे ही स्कूल में पढ़े, और ये भी संभव है कि आपके बच्चे भी वैसे ही स्कूल में पढ़ेंगे। तो भैया जब सब कुछ इतना तेजी में अपडेट हो रहा है तो ये स्कूलिंग क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? हमारे स्कूल का ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एजुकेशन का इकोसिस्टम ही नहीं बनने देता। देश के 99% स्कूल का तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही घिसा पिटा पुराना एक ही जैसा है, जो कि पूरे के पूरे स्कूलिंग के एक्सपीरियंस को बोर कर देता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम वाइड एंड ओपन होने चाहिए, क्लासरूम से बड़े लैबोरेटरी होने चाहिए, जिन्हें डील करने के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हर फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए कि उन्हें जब जो चीज मन करे वो वहां जा करके वो चीज सीखे। स्कूल के अंदर इतनी फैसिलिटी देनी चाहिए, इतनी फैसिलिटी देनी चाहिए कि बच्चा को स्कूल के अंदर ही अपना पूरा दुनिया नजर आए, और टाइम टू टाइम बच्चों को हर फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से इंटरेक्ट कराना चाहिए, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, IAS, साइंटिस्ट, बिजनेस टाइकून, एंटरप्रेन्योर्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स पर्सन लाइक क्रिकेटर, एथलीट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, एक्टर्स, मिनिस्टर्स, ऑल फील्ड एक्सपर्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स। इनसे मिलकर बच्चों में उनकी तरह बनने का जुनून सवार होगा, और एक बार ये जुनून सवार हो गया तो पेरेंट्स को कभी नहीं कहना पड़ेगा बेटा पढ़ो पढ़ो, वो खुद दिन रात एक कर देंगे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। यकीन मानिए, जो पेरेंट्स चिंतित हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, पता नहीं क्या होगा इसके करियर का, उन्हीं पेरेंट्स को बोलना पड़ जाएगा, चल बच्चे आज बहुत मेहनत हो गई, अब कल पढ़ना, सो जा, बहुत रात हो गई। अगर आप भी इस तरह की इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पे। वी आर हियर टू हेल्प यू। आज कई स्कूल के डायरेक्टर्स मेरे क्लाइंट हैं, मेरी खुद की भी कई संस्थाएं चलती है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कोई दूसरे स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले अगर मुझे हेल्प के लिए बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उनसे चार्ज नहीं करता, खुले दिल से सेवा करता हूँ, और मैं यहाँ भी खुल के बोल रहा हूँ। और आप भी कोई यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और अगर आपके संस्था में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो कॉल कीजिए स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली एट 0 रुपीज कॉस्ट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शिक्षा के लिए कुछ करना इस देश के विकास के लिए कुछ करना है।
और देश से बड़ा कुछ नहीं। यदि आप भी स्टूडेंट है तो आके नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप भी पीड़ित हैं इस देश के घटिया शिक्षा व्यवस्था से, और बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।